हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। आपको पता है ना कि आपको सिलेक्शन लेना है, ये अपनी ज़िद बनाओ, और आपको सिलेक्शन दिलवाना है, ये मुझे ज़िद बनाना है। ठीक है ना? तो इसी बात को लेते हुए आज हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं हिंदी साहित्य के सामान्य ज्ञान से, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर में हिंदी के क्वेश्चन आए हैं उससे आज मैं आपका टेस्ट लूंगी, ताकि मुझे पता भी चले ना कि कितनी जिद है आपको तैयारी करने की। और अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस आपकी डेली होने वाली है। और जितने बच्चे लाइव आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके पास ग्रुप है, आपके जो भी दोस्त हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को देख सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ कुछ बहुत सारे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टेस्ट पेपर के होने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि भैया हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है। ऑप्शन दिया गया है आपसे कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है, अपभ्रंश को कहा जाता है, प्राकृत को कहा जाता है, या फिर पाली को कहा जाता है। जल्दी से आप सभी से मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी जल्दी जल्दी आंसर को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी आपके डाउट हैं बेटा, आपको कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपके जो है रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप जब कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछे रहेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगी। तो और वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, या आपको और क्या सब्जेक्ट चाहिए, ये सारी बातें। तो देखिए, आपसे आदि जननी पूछा गया है ना हिंदी की, तो आप क्या बताएंगे? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप बताएंगे मैम संस्कृत होता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा परिवर्तित किया गया होता, मतलब अगर आपसे पूछा जाता कि प्राचीन आर्य भाषा की अंतिम कड़ी किसको कहा जाता है, क्या प्राचीन आर्य भाषा की अंतिम कड़ी बताइए, तो तुरंत बताते कि अपभ्रंश को प्राचीन भाषा की आर्य की अंतिम कड़ी। या आपसे पूछा जाता कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे हुआ, हिंदी भाषा का के इतिहास का आरंभ किसे माना जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे। इतिहास का आरंभ किसे माना जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे अपभ्रंश को माना जाता है। और एक सीक्वेंस इसका बहुत पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है ना, विकास का क्रम हिंदी के। तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आपका संस्कृत आया। ठीक है, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी? सभी लोग बताएं भाई, लिखते चले। सबसे उसके बाद पाली आई। पाली के बाद फिर क्या आया? प्राकृत भाषा आया। प्राकृत भाषा के बाद क्या आया आपका? अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद फिर आपकी क्या आई? हिंदी भाषा आई। डन सबको ये क्वेश्चन? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है आप तुरंत पूछिएगा। डन ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। रामानंद है, वल्लभाचार्य है, कि रामदास है, कि विठलनाथ है? जल्दी से आप सभी बताएं, जल्दी से जल्दी से। सूरदास जी के गुरु का नाम। सूरदास जी को पता है ना, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के ये प्रमुख कवि माना जाता है इन्हें, और इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, ठीक, तो आप तुरंत बताएंगे कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता। तो इनके गुरु के बारे में पूछा गया है। हाँ, बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर करें भाई। और भाई शेयर जरूर करें वीडियो को, सारे बच्चे शेयर करें। देखिए इनके जो गुरु थे उनका नाम पता है क्या है? वल्लभाचार्य। कौन थे इनके गुरु? वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। किसकी? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो किसने किया था? विठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, 5065 में किया था इन्होंने। और जो है और एक बात और याद रखिएगा, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? जैसे एक पूछा जाता है कि पूर्व मीमांसा भाष्य किसकी रचना है? पूर्व मीमांसा भाष्य किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखेंगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप इन्हीं का बताएंगे। वल्लभाचार्य का गायत्री भाष्य पूछा जाए किसकी रचना है?
गायत्री भाष्य, तो भी आप इन्हीं की रचना बताएंगे। ठीक है ना, डन, सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होगी बेटा तो तुरंत बताइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और जो इंपॉर्टेंट बात लिखवाते चले आप उनको नोट डाउन भी करते रहिएगा। अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल या फिर संयुक्त काल? बहुत बढ़िया, सब बच्चे आंसर करें। काल विभाजन नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। आधुनिक काल नहीं है, भक्ति काल नहीं है, रीति काल नहीं है या फिर संयुक्त काल नहीं है? कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन नहीं है? संयुक्त काल नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन, किसने? सर जॉर्ज ग्रियर्सन, नाम सुने होंगे सभी ने, दिए सुना होगा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल का विभाजन करने का प्रयास किया था। मतलब अगर कभी भी पूछा जाए हिंदी काल के विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी काल के विभाजन का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयास किया था। और इन्होंने कितने भागों में बांटा था? तो 10 वर्गों में उसे क्या किया था? बांटा गया था। ठीक है ना। फिर बाद में जो है आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फिर अलग अलग काल में उसको अन्य अन्य नाम दिए थे। तो यहाँ पे आपका संयुक्त काल जो हो जाएगा, ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। बाकी आपको आदिकाल है आपका, ठीक है, आदिकाल आपका है, आपका जो है भक्ति काल है जिसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं, जिसे हिंदी भाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है, भक्ति काल है। फिर आपका क्या है? रीति काल है। फिर आपका क्या है? आधुनिक काल है। इन सारे नामों से क्या किया गया था? इनको बांटा गया था। देखिए हिंदी, और एक बात और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रज भाषा का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है, ब्रज भाषा का स्वर्णयुग पूछेगा तो रीति काल को। लेकिन अगर हिंदी भाषा का स्वर्णयुग पूछेगा तो क्या बताएंगे? भक्ति काल को कहा जाता है। डन ना सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कबीर की भक्ति स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति स्वरूप क्या है? सगुण है, सूफी मतवादी है, वैष्णव मतवादी है या फिर आपसे पूछा है निर्गुण है? ये भी सभी लोग कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कबीर का भक्ति स्वरूप क्या है? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो कबीर दास जी थे वो किस का निर्गुण काव्य धारा के थे ना? किस काव्य धारा के थे? मतलब इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ वाला ना, ये संत काव्य के प्रतिनिधि थे। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि संत काव्य के प्रतिनिधि किसे माना जाता है तो तुरंत बताएंगे कि आपके जो कबीर दास जी हैं इन्हें ही संत काल का क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि कहा जाता है। ठीक है ना। और इनकी अगर हम प्रमुख रचना की बात करें तो इनका प्रमुख रचना कौन सा है? बताइए जल्दी से। बीजक। ठीक है, इनकी कौन सी प्रथम रचना है? इनकी बीजक इनकी रचना है, जो साखी, सबद और रमैनी 3 पार्ट में ये जो है आपका है। तो बीजक इनकी रचना है, संत काव्य के ये प्रतिनिधि हैं। और किस काव्य के हैं? तो आप काल के हैं तो भक्ति काल के ये माने जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो है निर्गुण एवं जो निराकार ब्रह्मा जी हैं उनकी ये उपासना करते हैं ना। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग आंसर बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग भाई वीडियो को शेयर भी करिए। जितने बच्चे लाइव हैं सब लोग, जो भी ग्रुप है, जो भी दोस्त हैं, आप सभी शेयर भी करते रहिए। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न तो किसी का नहीं गलत होगा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, यस। मुक्तक छंद पर आधारित पहली कविता है ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ये है ना। इनकी अन्य कविताएं क्या है? जैसे अगर कभी भी आपसे पूछा जाए राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तब भी बताएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आपसे कभी भी पूछा जाए सरोज स्मृति किसकी कविता है, तब भी आप निराला जी की बताएंगे। कुकुरमुत्ता इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कुकुरमुत्ता किसकी कविता है, तो भी आप किसका बताएंगे?
निराला जी की ही कविताएं बताएंगे। तो जूही की कली जो कि किस पर आधारित है, मुक्तक छंद पर आधारित। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए मुक्तक छंद पर आधारित पहली रचना कौन सी है, तो आप यही बताएंगे जूही की कली मुक्तक छंद पर आधारित पहली रचना। सबको डन, किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट परेशानी नहीं है ना? और अपने नंबर देखते चलिएगा कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर रहे हैं, और जो बातें लिखवाते चल रहे हैं उसको बेटा नोट डाउन भी करते चलना, ठीक है? कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ताकि हम आपका रिप्लाई कर पाए। ओके ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। ये भी प्रश्न किसी का नहीं गलत होगा। मधुशाला के लेखक कौन है? निराला जी हैं, सूरदास जी हैं, बच्चन जी हैं, या फिर जायसी जी हैं? मधुशाला के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी तो हैं। इनकी अन्य अन्य अगर हम अन्य इनकी रचनाओं की बात करें तो बच्चन जी की अन्य रचना क्या है? एक तो मधुशाला है, एक आपका क्या है, मधुबाला है। आपसे पूछा जाए मधुबाला किसकी रचना है, आपसे पूछा जाए कि भैया मधु कलश किसकी रचना है, आपसे पूछा जाए निशा निमंत्रण किसकी रचना है, निशा निमंत्रण किसकी रचना है, ठीक है? नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? नीड़ का निर्माण फिर बहुत पूछा जाता है। नीड़ का निर्माण फिर तो इन्हीं की रचना बताएंगे, ठीक? और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी जो रचनाएं हैं ये किसकी रचनाएं हैं? ये इन्हीं की रचनाएं हैं, जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। डन, सबका क्लियर हुआ? और जायसी जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? जायसी जी एक आंख के काने और एक क्या थे, कान से सुन नहीं पाते थे जायसी जी, ठीक है? इन्होंने खुद अपनी दोहे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कौन से कवि हैं जो एक कान के बहरे और एक आंख के काने हैं? तो जायसी जी। पद्मावत इनकी प्रमुख ग्रंथ है। और ये जो है प्रेमाश्रय काव्यधारा के थे ना, प्रेमाश्रय काव्यधारा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है, ये भी प्रश्न बहुत ही इजी सा है, आज का प्रश्न हमको लग रहा है इजी सा है। बताइएगा कबीर दास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, या फिर सदुखड़ी है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गुड। कबीर भाषा जी की जो रचनाएं थी उनमें अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उसमें आप देखोगे तो उसमें अरबी भी मिलेगा, फारसी भी मिलेगा, पंजाबी भी मिलेगा, बुंदेलखंडी भी मिलेगा, खड़ी बोली भी मिलेगा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता भैया, कबीर दास जी की जो भाषा है इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको सदुखड़ी कहा जाता है, या फिर पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा कहा जाता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि पंचमेल खिचड़ी वाली भाषा किसकी थी, तब भी बताएंगे कभी। क्यों थी इनकी भाषा? क्योंकि इनके भाषाओं में सारे भाषाओं के कुछ ना, अरबी, फारसी, पंजाबी, पुर्तगाली, सब भाषा के शब्द मिलते थे। इसीलिए इनकी भाषा क्या थी? सदुखड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी थी। बहुत बढ़िया, गुड। अगला बताइएगा, साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? नामवर सिंह को मिला था, प्रेमचंद को मिला था, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिला था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मिला था? बताइए जल्दी से। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो गया है, लेकिन यही तो है, यही तो एग्जाम है। कठिन इजी जिद है ना सिलेक्शन लेने की, तो भाई ये तो चलता रहेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था। कब मिला था? 1971 में। इनकी एक रचना थी, क्या नाम था? कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान इनकी रचना थी, जिसके लिए इन्हें हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, आपका साहित्य अकादमिक पुरस्कार। तो इनमें से सिर्फ इन्हीं को मिला था, नामवर सिंह को 1971 में। किसके लिए? कविता के नए प्रतिमान इनकी रचना थी, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। डन सबका? गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की जो आपकी 8वीं अनुसूची है उनकी सभी भाषाओं से? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर करेंगे।
ज्ञानपीठ पुरस्कार। हम्म ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? कहा गया है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची ना, उसमें सभी भाषाओं के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो कब बताओगे? बताओ बेटा जल्दी से। 1965 में मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी ना। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना के लिए दिया गया था उन्हें? सुमित्रा नंदन पंत जी की किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? बताओ बेटा जल्दी से। हाँ, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। यस, बहुत बढ़िया। कब दिया गया था? अगर कभी भी पूछा जाएगा 1968 में। ओके। और उर्वशी के लिए किसे दिया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वशी किसकी रचना और किसके लिए, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखना, 1972 में किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। डन ना। ये प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न है उससे ही आपके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक और बताइए, एक और बहुत पूछा जाता, महादेवी वर्मा को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा की रचना थी जिसका नाम था यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था ना। कब मिला था? 1981 में मिला था। डन, क्लियर, गुड। तो ये आपके इतने प्रश्न थे, और हमने बहुत सारे प्रश्न के बहुत सारे और जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने आपसे डिस्कस किया है, आपको बताया है। फिर भी हम वही कहेंगे कि कहीं पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप सभी वो पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे से कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। और दूसरी चीज है कि आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपकी ये क्लासेस होगी। ओके। तो किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और भी बहुत सारी बातें होगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल और डिस्कस करते हैं आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहो, मस्त रहो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है ना जिद की तरह, तो वो याद रखना आप सभी। थैंक यू, बाय बाय।